हेलो बच्चों, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, अध्याय की संपूर्ण व्याख्या को हमने दो भाग के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने व्याख्या वाली दोनों क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले जाकर चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें ताकि आपको प्रश्न उत्तर समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पहले पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की। तो बच्चों, पेज संख्या 45 पर पहला प्रश्न दिया गया है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बच्चों, कमरे के ताप पर द्रव जो धातु है उसका नाम है बच्चों मरकरी या पारा। क्या नाम है? मरकरी कह लो या बच्चों कह लो पारा, दोनों नाम एक ही है। ये धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर कैसी होती है बच्चों? द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है, ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो बच्चों, उस धातु का नाम है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बच्चों, ये तीनों धातु होते हुए भी नरम अवस्था में पाई जाती है, यानी इन्हें चाकू की मदद से आसानी से काटा जा सकता है। बाकी जितनी भी धातु होती है बच्चों वो कठोर अवस्था में होती है। अगला है, ऐसी धातु जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऐसी धातु जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, उस धातु का नाम है बच्चों, उस धातु का नाम है सिल्वर यानी चांदी और कॉपर यानी कि तांबा। चांदी और तांबा ऐसी दो धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अगला है प्रश्न बच्चों, ऐसी धातु जो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। तो बच्चों वो है लेड और मरकरी। ये दो ऐसी धातु है बच्चों जो धातु होते हुए भी इनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये था बच्चों आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2, आघात वर्धनीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो बच्चों, आघात वर्धनीय का अर्थ होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। धातुओं की इस गुण को कहते हैं बच्चों आघात वर्धनीयता। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है बच्चों, धातुओं की इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। दूसरा है बच्चों तन्य। तो धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में डाला जा सकता है बच्चों, धातुओं के इस गुण को कहते हैं तन्यता। तो आघात वर्धनीयता का मतलब है बच्चों कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाने की क्रिया जो है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की जो क्रिया है उसे कहते हैं बच्चों आघात वर्धनीयता। और तन्यता है बच्चों कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदलने की जो क्षमता है उसे कहते हैं बच्चों तन्यता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज संख्या 51 पर पहला प्रश्न दिया गया है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर है कि जो सोडियम है आपका Na, ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत क्या कर लेता है? आग उत्पन्न कर लेता है या आग पकड़ लेता है। और इसी वायु के साथ अभिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम और पोटेशियम को बच्चों केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये वायु के साथ संपर्क में ना आए और आग उत्पन्न ना करे। इस वजह से इन्हें केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहली अभिक्रिया है भाप के साथ आयरन। तो बच्चों, जब लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चों? आयरन ऑक्साइड बनाता है और आपके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो बच्चों यहाँ पर Fe का मतलब है फेरस यानी लोहा। इसकी अभिक्रिया जब किसके साथ कराई जाती है? भाप के साथ। तो बच्चों Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड और आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो बच्चों जो कैल्शियम है वो ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया है वो बहुत ही धीमी गति से करता है। जो उत्सर्जित ऊष्मा है वो हाइड्रोजन के प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो बच्चों जब कैल्शियम की अभिक्रिया ठंडे जल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला है बच्चों, जबकि जो पोटेशियम है, पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया बहुत तेज गति से करता है
और यह अभिक्रिया इतनी तेज तथा उष्माक्षेपी होती है कि जो उत्सर्जित हाइड्रोजन है, जो बाहर निकलने वाली हाइड्रोजन है, वो तत्काल क्या हो जाती है, प्रज्वलित यानी कि जलने लग जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है। जब पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, ए, बी, सी एवं डी 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ठीक है बच्चों, हमारे पास कितनी धातु है, 4 धातु, धातु ए, धातु बी, धातु सी और धातु डी। फिर है यहां पर आयरन सल्फेट। ठीक है, तो धातु ए की आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, जब धातु ए की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी, यहां पर विस्थापन अभिक्रिया। फिर बच्चों धातु बी की अभिक्रिया जब आयरन सल्फेट के साथ होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। बाकी कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। फिर है बच्चों धातु सी, इसकी आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, फिर आपका धातु डी। ठीक है, इसकी आयरन सल्फेट के विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं है, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं है और धातु डी की सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं है। तो बच्चों इस सारणी का उपयोग करके धातु ए, बी, सी और डी के संबंध में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, और धातु ए, बी और सी और डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सी है, वो है आपकी बी धातु। कौन सी धातु है, बी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो आयरन सल्फेट के साथ क्या कर रही है, विस्थापन अभिक्रिया कर रही है। दूसरा है बच्चों धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा। तो बच्चों धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें बी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या करेगी, कॉपर को विस्थापित कर देगी। ठीक है बच्चों, फिर अगला है क्रम बताना है। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है बच्चों बी है, उससे कम ए है, उससे कम सी है और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है बच्चों, तो वो है आपकी डी। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु बी है और सबसे कम है बच्चों डी। अब देखो यहां पर हमने कैसे पता लगाया कि बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो बच्चों बी धातु है वो आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रही है। ठीक है, और हमें पता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु से उसके यौगिक को क्या करती है, विस्थापित करती है। तो बच्चों यहाँ पर जो धातु बी है, धातु बी आपके आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों के साथ कौन सी अभिक्रिया कर रही है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस वजह से जो आपकी धातु बी है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, यानी धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करानी है। आयरन के साथ तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। तो बच्चों अभिक्रियाशील धातु की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। तो धातु की अभिक्रिया जब तनु अम्ल के साथ कराई जाती है तो बच्चों लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न था आयरन की अभिक्रिया तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करानी है तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस बच्चों बाहर निकलेगी। तो जब आयरन की अभिक्रिया तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो फेरस सल्फेट बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 5, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है और इसकी अभिक्रिया भी लिखनी है। तो बच्चों जिंक को
आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो जिंक है वो विलयन में से लोह तत्व यानी आयरन को बच्चों क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्योंकि बच्चों जो जिंक है वो आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस वजह से यह आयरन को उसके यौगिक से क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो बच्चों जब जिंक की अभिक्रिया आपके फेरस सल्फेट के साथ होती है यानी आयरन सल्फेट के साथ होती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और आपका जो आयरन है वो क्या हो जाता है? अलग विस्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है बच्चों वो आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज संख्या 54 पर पहला प्रश्न दिया गया है, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। और तीसरा, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है? तीनों के बच्चों में जवाब देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझानी है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि जो सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो बच्चों कितना होता है? 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है वो कितना होगा बच्चों? पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो बच्चों पहली कक्षा यानी कि K, फिर L और फिर M। तो बच्चों K कक्षा के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। फिर बच्चों L कक्षा में हमने कितने इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है? 8 इलेक्ट्रॉन को। और सबसे जो तीसरी कक्षा है बाहर वाली, उसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन को दर्शाया बच्चों? उसमें केवल और केवल हमने 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है। दूसरा है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? पहली कक्षा में बच्चों 2 और दूसरी कक्षा में 6। तो यानी K कक्ष के अंदर 2 और L कक्ष के अंदर 6। तो बच्चों K कक्ष के अंदर हमने कितने दर्शाए हैं? बच्चों K कक्ष के अंदर हमने 2 दर्शाए हैं और L कक्ष के अंदर बच्चों हमने कितने दर्शाए हैं? 6 दर्शाए हैं। फिर बच्चों है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है बच्चों 12। तो यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। तो ये हमने इसकी संरचना के अंदर दर्शा दिया। पहली कक्षा में हमने कितने इलेक्ट्रॉन बताए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में कितने बच्चे बताए? दूसरी में बच्चों हमने बताए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तीसरी कक्षा के अंदर बच्चों हमने बताए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः हमने इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः हमने ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। और फिर बच्चों मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न था, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको क्या बताना है बच्चों? निर्माण बताना है कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों देखो Na2O का निर्माण, अभी हमने देखो बच्चों सोडियम के यहाँ पर कितने परमाणु है? 2। तो Na इस सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होगा और इस सोडियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होगा। ये सोडियम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऑक्सीजन को दान करेंगे। तो ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो बच्चों इसका जो बाहरी कोश है वो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंदर 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। तो बच्चों सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, अतः क्या बनाएगा बच्चों? धनायन। ठीक है, दोनों सोडियम क्या बनाएंगे? 1-1 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं, अतः ये धनायन बनाएंगे। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का दान क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, अतः ये क्या बनाएगा बच्चों? 2- यानी कि ऋणायन बनाएगा। और क्या निर्माण होगा बच्चों? Na2O का निर्माण हो जाएगा। फिर बच्चों MgO। तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दान करेगा। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, अतः क्या बनाएगा बच्चों? धनायन। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, अतः बच्चों क्या बनाएगा? ऋणायन। फिर दोनों आपस में क्या करेंगे? संयुक्त होकर क्या बनाएंगे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो इस तरह आपके सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। फिर है बच्चों इन यौगिक में कौन से आयन उपस्थित है वो आपको बताना है। तो देखो अभी हमने जो देखा, इन यौगिकों में Mg2+, O2- और Na+, मैग्नीशियम के 2+ धनायन, ऑक्सीजन के 2- ऋणायन और सोडियम का 1 धनायन के आयन क्या है बच्चों? उपस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, आयनिक यौगिकों का गलनांक
उच्च क्यों होता है? तो बच्चों हमने पढ़ा था चैप्टर की व्याख्या के दौरान कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। इसके पीछे वजह थी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, वो दोनों आयन एक दूसरे से मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल के जरिए क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और इस वजह से उनको तोड़ने के लिए या अलग अलग करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में किसकी जरूरत होती है बच्चों? ताप की जरूरत होती है। इसी वजह से आयनिक यौगिकों के बीच, आयनों के बीच मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण उनका गलनांक क्या होता है बच्चों? बहुत ही अधिक होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पेज संख्या 57 पर निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला है बच्चों खनिज। आप सबको पता है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को बच्चों क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों अयस्क। तो वे खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की जो मात्रा है या जो सांद्रता है वो अधिक होती है और जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और वो हमारे लिए कैसी होती है बच्चों? लाभकारी होती है, उसे कहते हैं अयस्क। वे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है और वो हमारे लिए लाभदायक होती है, ऐसी धातुओं को बच्चों कहते हैं, ऐसे खनिजों को कहते हैं बच्चों अयस्क। तीसरा है गैंग। तो पृथ्वी से प्राप्त जो खनिज अयस्क होते हैं बच्चों, उसमें क्या होती है? बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जैसे मिट्टी, रेत आदि। इन अशुद्धियों को बच्चों कहते हैं गैंग। ठीक है, पृथ्वी से प्राप्त खनिजों और अयस्कों में बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है, इन अशुद्धियों को कहते हैं बच्चों गैंग। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में यानी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, जैसे सोना और प्लेटिनम और चांदी, ये बच्चों बहुत कम क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला है बच्चों, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कौन से रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों बहुत कम क्रियाशील धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, उनसे अगर हमें धातुओं को प्राप्त करना है तो उनको धातु ऑक्साइडों को हम गर्म करके वहां से हम शुद्ध धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बच्चों धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उन्हें उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहां से हमें मरकरी को प्राप्त करना है, तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो आपकी जो मरकरी है वो धातु के रूप में अलग प्राप्त होगी और आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और जो मध्यम क्रियाशील धातु है, देखो ये तो कौन सी होगी? बहुत कम क्रियाशील धातु। बहुत कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को हम सीधे ही गर्म करके वहां से धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी है जो मध्यम क्रियाशील धातु है, उसके ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अपचायक का क्या किया जाता है? उपयोग। अपचायक क्या करते हैं? अपचायक बच्चों ऑक्सीजन में कमी का काम करते हैं, ऑक्सीजन को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, जब हम जिंक को, किसको बच्चों? जिंक को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो वह जिंक धातु में क्या हो जाता है? उपचित हो जाता है। तो बच्चों जिंक ऑक्साइड की विक्रिया जब कार्बन के साथ कराई गई है तो आपका जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। फिर बच्चों आती है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि को मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान चित्र सहित बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें। ठीक है बच्चों, आगे है पेज संख्या 61 पर पहला प्रश्न। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ अगर गर्म किया जाए तो क्या होगा? ठीक है, पहला है जिंक ऑक्साइड। इसको किसके साथ गर्म करना है बच्चों? जिंक के साथ। तो जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम के साथ इसकी अभिक्रिया होगी और कॉपर के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं होगी। फिर है बच्चों यहां पर देखो लिखा हुआ है किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी, वही बताना है। तो जिंक के साथ कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि बच्चों जो जिंक है वो मैग्नीशियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है। इस वजह से ये मैग्नीशियम यौगिक को उसके यौगिक से क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। मैग्नीशियम को उसके यौगिक से विस्थापित करेगा। दूसरा है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड
जिंक के साथ कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम के साथ भी नहीं करेगा विस्थापन अभिक्रिया, और कॉपर के साथ भी कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं करेगा। फिर बच्चों कॉपर ऑक्साइड, तो ये जिंक के साथ विस्थापन अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम के साथ भी करेगा और बच्चों कॉपर के साथ नहीं करेगा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया कब होती है? जब एक अधिक क्रियाशील धातु हो और दूसरी कम हो। तो जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या करती है बच्चों? विस्थापित कर देती है। इसी वजह से इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हमने चैप्टर 1 की व्याख्या के दौरान विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? तो बच्चों कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी धातु है? जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, जैसे सोना और प्लेटिनम, ये आसानी से संचारित नहीं होती है क्योंकि ये वायु, नमी, आर्द्रता आदि के साथ अभिक्रिया बहुत ही कम करती है या बहुत ही न के बराबर करती है। इस वजह से ये आसानी से संचारित नहीं होती है। अगला है मिश्र धातु क्या होती है? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को बच्चों क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को बच्चों मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल, तांबा, जस्ता, इस्पात, ये सब क्या है बच्चों? ये सब मिश्र धातु के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपके पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की जो पाठ के पीछे दिए गए हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? आपके सामने 4 क्या दिए गए हैं? अबसद जोड़े के रूप में दिए गए हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कॉपर के साथ की जाती है तो बच्चों जो कॉपर है वो सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। इस वजह से यह सिल्वर नाइट्रेट के यौगिक से सिल्वर को क्या करेगा बच्चों? विस्थापित करेगा। ठीक है, अगला अबसद है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो बच्चों लोहे की पैन को अगर हमें जंग से बचाना है तो जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाकर इसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। और लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं बच्चों यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है बच्चों, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और ये जो यौगिक है वो बच्चों जल में विलय है। तो ये तत्व क्या हो सकता है? कोई धातु है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाती है और ये जो यौगिक है वो जल में विलय है। तो वो तत्व क्या होगा बच्चों? कैल्शियम। क्योंकि जब कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या बनाएगा बच्चों? ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या होगा बच्चों? जल में विलय होगा। अगला, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है। इसके पीछे बच्चों वजह क्या है वो आपको बतानी है। तो बच्चों जिंक की अपेक्षा जो टीन की अपेक्षा जो बच्चों जिंक है वो क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। बच्चों टीन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशीलता को रोकने के लिए जिंक की बजाय टीन का उपयोग किया जाता है जो कि जिंक की तुलना में बच्चों कम क्रियाशील है। और जब कम क्रियाशील धातु है तो वो वायु, नमी, आर्द्रता आदि के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो आसानी से जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं वो संचारित नहीं होंगे और उसमें भरी हुई जो वस्तु है वो भी आसानी से नष्ट या खराब नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो टीन की अभिक्रियाशीलता जिंक से कम है, इस वजह से खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय बच्चों टीन का लेप किया जाता है। अगला है, आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब, एक तार और एक स्विच दिया गया है। क्या दिया हुआ है? हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच। इनका उपयोग करके धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, यानी धातु और अधातु के नमूनों को अलग कैसे करेंगे। दूसरा है, धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन भी करना है। तो बच्चों हथौड़े की सहायता से धातुओं को पीटकर
चादरों के रूप में बदला जा सकता है। इसी वजह से धातुओं के इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। जबकि अधातुओं को हम पीट कर पतली चादरों के रूप में नहीं बदल सकते। तो पहला प्रयोग तो हम ये कर सकते हैं कि हथौड़े की सहायता से धातुओं को पीट के हम पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अधातुओं को हम पतली चादर के रूप में नहीं बदल सकते। दूसरा, जब हम एक बैटरी, बल्ब, स्विच और तारों की सहायता से परिपथ को जोड़ते हैं तो केवल धातुओं के अंदर ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे पता चलता है कि धातुओं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। परंतु अधातुओं के अंदर बच्चों कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये आपके सामने चित्र भी दिया हुआ है। तो जब हम इस तरह का व्यवस्था करके हम धातु के साथ प्रयोग करेंगे तो धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन अगर हम अधातु का उपयोग करेंगे तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अगला, धातु और अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का महत्व क्या है? तो पहले प्रयोग से हमें क्या पता चलता है कि जो आघात वर्धनीयता का गुण है वो केवल और केवल धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता। धातुओं को हम पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन बच्चों अधातुओं को हम पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं बदल सकते। दूसरा प्रयोग ये बताता है कि जो अधातु है वो बच्चों क्या होती है, विद्युत की चालक नहीं होती, जबकि जो धातुएं हैं वो बच्चों क्या होती है, विद्युत धारा की सुचालक होती है। तो इन दोनों प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और दो का हमें उदाहरण देना है। तो बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और लवण और क्या बनाते हैं, जल प्रदान करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं बच्चों जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपका जल बनता है। ठीक है, और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया बच्चों जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट और आपका क्या बनता है बच्चों, जल बनता है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो लवण बनेगा बच्चों उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, और यहाँ पर जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति बच्चों कैसी होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 6। आगे, दो धातुओं के नाम बताओ जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और दो ऐसी धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। हमें दो तो ऐसी धातुओं के नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है, और दो ऐसी धातुओं के नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती। तो बच्चों, दो धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है वो है जिंक और एल्यूमिनियम। कौन सी है बच्चों, जिंक और एल्यूमिनियम। और दो ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन का अम्ल से विस्थापन नहीं कर सकती वो है बच्चों कॉपर और मरकरी। कौन सी धातुएं हैं, कॉपर और मरकरी। तो बच्चों, जिंक और एल्यूमिनियम ये तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है, लेकिन कॉपर और मरकरी ये कम क्रियाशील होने के कारण तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और अपघट्य विलयन किसे बनाएंगे? कोई धातु M है, उसके विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग करना है उसके साथ, तो आप एनोड, कैथोड और विलयन के रूप में किसका उपयोग करेंगे? तो विद्युत अपघटनी शोधन में बच्चों जो अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध धातु को बच्चों क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। शुद्ध धातु की पतली परत को बच्चों कैथोड बनाएंगे, और धातु के जो लवणीय विलयन है उसको बच्चों विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लाएंगे। तो बच्चों, एनोड क्या होगा, अशुद्ध धातु, कैथोड क्या होगा, शुद्ध धातु की पतली परत, और विलयन क्या होगा, धातु का आपका लवणीय विलयन। ठीक है, आगे, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर क्या किया, गर्म किया। ठीक है, चित्र के अनुसार एक परत नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को क्या किया है, एकत्रित किया है। इसमें से जो निकलने वाली गैस है उसको उसने परत नली में इकट्ठा किया है। पहला, गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पेपर पर और आर्द्र लिटमस पेपर पर, और ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण भी लिखना है। तो बच्चों देखो, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसकी प्रकृति कैसी है बच्चों, अम्लीय, क्योंकि यह गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। ठीक है, तो सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2, और इसकी प्रकृति कैसी है बच्चों,
इसकी प्रकृति है आपकी अम्लीय। कारण क्या है? क्योंकि ये जो गैस है ये वापस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरी है गैस की क्रिया, तो सूखे लिटमस पेपर पर इसकी कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो गैस जल है, ठीक है, वो H+ आयन की अनुपस्थिति में अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, जो गैस जल है वो H+ आयनों की अनुपस्थिति में कोई अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा सूखे लिटमस पेपर पर। दूसरा है जो आपका आर्द्र लिटमस पेपर है उस पर जो उत्सर्जित गैस का आयन है वो H+ आयनों की उपस्थिति के कारण क्या करेगा? उसका रंग बदल देगा। ठीक है, और ये अम्ल है तो अम्ल क्या करेगा? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा। भाई SO2 की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, तो ये नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल में बदल देगा। अब इसके लिए मैं क्या करना था? मैं अभिक्रिया भी लिखनी थी। तो बच्चों सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया बच्चों किसके साथ करनी है? जल के साथ। तो क्या बनेगा बच्चों? आपका H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला है लोहे को जंग से बचाने के बच्चों दो तरीके बताने हैं। पहला पेंट लगाकर और दूसरा बच्चों गैल्वेनीकरण के द्वारा हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, पेंट करके या फिर गैल्वेनीकरण के द्वारा। अगला, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जो अधातु है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि जो धातुएं हैं वो कौन सा ऑक्साइड बनाती है बच्चों? क्षारीय ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, कारण बताओ। पहला है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तीसरा है एल्यूमिनियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है। चौथा, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इन सभी के आपको कारण बताने हैं। पहला का कारण है बच्चों, देखें कि प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों इनमें क्या होती है? धात्विक चमक होती है। साथ ही साथ इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कम अभिक्रियाशील धातु होती है, इस वजह से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। पहला गुण तो इनमें धात्विक चमक होती है, दूसरा आघात वर्धनीयता का गुण, यानी इनको पीट कर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। तीसरा गुण तन्यता का, इनको खींचकर पतली तार के रूप में बदला जा सकता है। और तीसरा अगला गुण है कि ये कम अभिक्रियाशील है, इस वजह से ये वायु, जल, नमी आदि के साथ बहुत कम अभिक्रिया करती है और आसानी से संचारित या नष्ट नहीं होती है। ठीक है, अगला था कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है। कारण क्या है? ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है और ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करके क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। अतः किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इन धातुओं को तेल के अंदर क्या किया जाता है? रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन के साथ संपर्क न हो और आग जैसी कोई दुर्घटना न हो। अगला है बच्चों, एल्यूमिनियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के जो बर्तन है उसमें क्यों किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत क्या हो जाती है? आच्छादित हो जाती है, एक पतली परत चढ़ जाती है। और यह रक्षक परत, यह परत एक रक्षक परत है जो अपने नीचे स्थित धातु की और अधिक सतही होने से क्या करती है? रक्षा करती है। यानी जब एल्यूमिनियम को वायु के अंदर खुला छोड़ा जाता है तो इसके ऊपर एक पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो परत एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत है, ये इसकी जो अंदर की धातु है उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इसीलिए एल्यूमिनियम धातु से निर्मित वस्तुएं आसानी से क्या नहीं होती? संचारित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पहले से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिस वजह से इसका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है और अन्य धातुओं की तुलना में इसका उत्पादन मूल्य भी क्या है? सस्ता है। इस वजह से एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला था कि निष्कर्षण की प्रक्रिया में कार्बोनेट और सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों इन ऑक्साइड का अपक्षयन करके धातु प्राप्त करना सल्फाइड और कार्बोनेट एस्को की तुलना में क्या होता है? सरल होता है। तो कार्बोनेट और जो सल्फाइड एस्क है
इनको निस्तापन और भर्जन प्रक्रिया के जरिए पहले धातु ऑक्साइड में बदला जाता है और उसके बाद धातु ऑक्साइड को गर्म करके वहां से बच्चों शुद्ध धातु की प्राप्ति कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। सही बात है। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? तो बच्चों, तांबे के बर्तन को नींबू या खट्टे रस से साफ इस वजह से किया जाता है क्योंकि तांबे के बर्तनों पर मलिन होने पर कॉपर कार्बोनेट की क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। जब कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बच्चों इस पर कॉपर कार्बोनेट की पतली परत चढ़ जाती है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? क्षारीय प्रकृति। यानी जो कॉपर कार्बोनेट है इसकी प्रकृति कैसी है बच्चों? इसकी प्रकृति है क्षारीय। अतः इसे नींबू या इमली में उपस्थित अम्लों की सहायता से हटाया जाता है क्योंकि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। तो जब नींबू या इमली की मदद से तांबे के बर्तन को साफ किया जाएगा तो नींबू और तांबे की जो अम्लीय प्रकृति है वो इस क्षारीय पदार्थ के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी और इसे नष्ट कर देगी और बर्तन क्या होगा? बर्तन फिर से चमकना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में आपको अंतर करना है। किसके आधार पर? रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। तो पहला है कि जो धातुएं हैं वो क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। आपके अधातुएं अम्लीय या उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, जबकि क्षार के जो ऑक्साइड हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। ठीक है। जो धातु है, धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, जबकि जो अधातु है वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। अगला, धातु विद्युत धनात्मक तत्व है, अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय या उदासीन होती है। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, अधातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तनु अम्ल जो धातु है, धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, लेकिन अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन के जाता है। उसने पुराने और मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे एक विशेष विलेन में वो डाल देता है। कंगन नए की तरह वापिस चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। यह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो बच्चों, ये जो व्यक्ति यूज कर रहा है वो एक्वा रेजिया यानी अम्ल राज का उपयोग कर रहा है। इसका उपयोग कर रहा है? अम्ल राज का उपयोग कर रहा है, जिसमें HCl और HNO3 ये दोनों 3:1 में क्या होते हैं? मिले होते हैं। यानी जो अम्ल राज है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का 3:1 का एक मिश्रण होता है, जिसमें सोना चांदी जैसी धातुएं हैं वो आसानी से क्या हो जाती है बच्चों? घुल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, कारण बताओ। तो बच्चों, जो कॉपर है वो ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, हालांकि जो लोहा है वो प्रतिक्रिया करता है। तो भाप के साथ यदि गर्म पानी के टैंक स्टील से बने हो तो लोहा गर्म पानी से बने भाप के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और धीरे धीरे उस लोहे के टैंक को क्या करेगा? क्षय कर देगा, नष्ट कर देगा। तो उस संचारण से बचने के लिए लोहे के गर्म पानी के जो टैंक हैं उसको बनाने में बच्चों कॉपर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर ठंडे, गर्म और भाप के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पर देखो, आयरन की अभिक्रिया जल के साथ दी हुई है, तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड और आपकी हाइड्रोजन गैस। और ये आयरन ऑक्साइड क्या करेगा? धीरे धीरे आपके जो पानी का टैंक है उसको धीरे धीरे नष्ट कर देगा। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपके अध्याय 3 के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।